हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। तो आज की क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका कोलोस्टोमी इरिगेशन है। एंड इसके बारे में हम कोलोस्टोमी सबसे पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो आपका फर्स्ट है जो कोलोस्टोमी कैसे करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन इस आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं बीच बीच के अंदर हम डिस्कस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। एंड अगर आपको वीडियो से कोई डाउट्स होता है, क्लासेस से कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है एंड आपके जो स्क्रीन पे भी नंबर शो होते हैं तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो एक बार लास्ट क्लासेस को रिवाइज कर लेते हैं, देन हम शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास के बारे में हमने तो एक टर्म्स पढ़ा था कोलोस्टोमी। तो कोलोस्टोमी पढ़ने से पहले मैं उसके बारे में आपके सामने एक छोटा सा रिवीजन करना चाहता हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो उस क्लासेस से। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा सभी। कोलोस्टोमी होती क्या है, तो ये हमने पढ़ा था कोलोस्टोमी इरिगेशन के बारे में। तो उसके हमने दो टाइप की कोलोस्टोमी पढ़ी थी। जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। ओके, ये लीजिए आपकी कोलोस्टोमी थी। ओके तो देखिए हमने लास्ट की क्लास में दो टाइप की कोलोस्टोमी डिस्कस की थी, वेट कोलोस्टोमी एंड ड्राई कोलोस्टोमी। याद आ रहा होगा जिन्होंने क्लास ली है, एंड जिन्होंने नहीं ली है वो क्लास को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कोलोस्टोमी से। और जो क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख लेना, क्योंकि समझा तो दूंगा मैं लास्ट क्लास को क्यों। उसके अंदर हमने दो टाइप की कोलोस्टोमी पढ़ी थी। ठीक है ना, तो ये देखिए इस पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग का मतलब होता है आप अगर डाउन से आपकी तरफ जाते हो तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग। ठीक है, मतलब डाउन से आपकी तरफ जाते हो। वही जैसे आपके एरोटा के अंदर होता है असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, उसी तरीके से आपका लार्ज इंटेस्टाइन को भी नाम देते हैं। तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, इससे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन एंड इससे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टोमा क्रिएट कर देते हो तो उसे आप कहते हो असेंडिंग कोलोस्टोमी। अगर आप यहाँ पे स्टोमा क्रिएट करते हो तो आप कहते हो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। अगर आप डिसेंडिंग पार्ट के अंदर आप स्टोमा क्रिएट करते हो उसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। एंड सिग्मोइड कोलोन के अंदर अगर आप स्टोमा क्रिएट करते हो उसे कहते हैं सिग्मोइड कोलोस्टोमी। एग्जामिनर पूछा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी, तो आपको राइट आंसर एक ही करना है, सिग्मोइड कोलोन होती है आपकी मोस्ट कॉमन साइट होती है कोलोस्टोमी के लिए। हार्टमान प्रोसीजर के अंदर कौन से टाइप की कोलोस्टोमी की जाती है, तो आपको हार्टमान प्रोसीजर के अंदर आपकी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन के अंदर आपकी हार्टमान कोलोस्टोमी मतलब या डिसेंडिंग कोलोस्टोमी परफॉर्म की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्टमान साइन भी होता है, हार्टमान साइन भी होता है, उसी तरीके से हार्टमान प्रोसीजर होता है। हार्टमान साइन क्या होता है, जब आपकी प्लेसेंटा जाके जो आपका फीटस होता है जाके इम्प्लांट होता है किससे, आपके एंडोमेट्रियम से, उसके इम्प्लांटेशन की वजह से स्लाइटली ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं हार्टमान साइन। ठीक है, तो ये उसको छोड़ो, आप अपना टॉपिक यहाँ पे उस पर कंसंट्रेट करो। तो देखिएगा ये हमारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इस तरीके से हम ये आपका जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे इलियोसिकल वाल प्रेजेंट होता है। इलियोसिकल वाल कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आपकी ये तो कौन सा पार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे हम कहते हैं डिओडिनम, जेजुनम एंड ये वाला पार्ट कहलाता है इलियम। ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने नाम तो सुना ही होगा H2O बाइकार्बोनेट, H2O बाइकार्बोनेट, पोटेशियम एंड विटामिन के। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं जिनका अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन आपके जिनका फॉर्मेशन होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन जो न्यूट्रिशन होते हैं, उनका अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, कौन से इंटेस्टाइन से होता है, तो आपको कीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसके अंदर आपका डिओडिनम पार्ट से आपका मोस्ट ऑफ आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम पार्ट, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेसिफिक पार्ट पूछना चाहिए तो आप जेजुनम पार्ट के अंदर आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, जेजुनम पार्ट के अंदर, तो जेजुनम के अंदर आपके मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्प्शन होते हैं। देन इलियम पार्ट, अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना कहाँ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे
तो आप कीजिएगा कि जो इलियम पार्ट होता है वहां से आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। देन वन मोर थिंग, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, विटामिन B12 पहले देखते हैं फिर समझाता हूं। जो विटामिन B12 होता है उसका ऑब्जर्वेशन कौन से पार्ट से होता है, तो आप कीजिएगा टर्मिनल इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका विटामिन B12 का रीअब्जॉर्प्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस के अंदर आपका क्या होता है, विटामिन B12 का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन तो एक बात पता है, अच्छा तो फिर यहां से आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ है, तो मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ है, हुआ यहां तक हुआ, लगभग यहां तक आते आते आपका वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अच्छा यहां से अगर आप कोलोस्टोमी परफॉर्म करोगे तो कौन से टाइप का स्टूल मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में आपको स्टूल मिलता है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले असेंडिंग कोलोन के अंदर आप कोलोस्टोमी करते हो तो कौन सा टाइप का स्टूल मिलता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डायरिया होने के। डायरिया होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं, असेंडिंग कोलोन के अंदर। यहाँ पे आपको जो स्टूल मिलता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलता है। एंड जबकि डिसेंडिंग पार्ट के अंदर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन के अंदर आपको सॉफ्ट फॉर्म, ये आपकी स्टूल की कैरेक्टर एंड नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, मैंने आउटलाइन आपको समझाई है। ठीक है, अच्छा आप यहां पे मान लीजिए ये चीजें आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रिएब्जॉर्प्शन होती है। अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा तो क्या होगा, इन्हीं सब चीजों का होगा, मतलब कि आपकी बॉडी में इन सब चीजें की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ अमाउंट में सोडियम भी होता है यहाँ पे। तो सुनिएगा, लास्ट क्लासेस के क्वेश्चन सुनिएगा। मोस्ट कॉमन साइट सिग्मोइड कोलोन होती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी, इसका दूसरा नाम होता है लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी। ठीक है, लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी। एंड इसका दूसरा नाम होता है राइट साइडेड कोलोस्टोमी। ओके, देन और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पे ये पूछेगा आपसे कि पर्सन के अंदर विद इन 72 आवर्स अगर फाउल स्मेलिंग आ रही है तो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल फाइंडिंग। आफ्टर 72 आवर्स इंफेक्शन को इंडिकेट करता है। देन और आप क्वेश्चन बताएं यहाँ से कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पर्सन के अंदर आप जो आईवी फ्लूइड देते हो 24 to 48 आवर्स के बाद आप जो इस ड्यूरेशन के अंदर आप पेशेंट के अंदर हाई फाइबर डाइट देते हो 48 to 72 आवर्स। अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट है तो आप पेशेंट को लो फाइबर डाइट देते हो। आफ्टर 72 आवर्स अगर पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे क्योंकि कंडीशन अब नॉर्मल हो चुकी है। तो ये सब लास्ट क्लास से क्वेश्चन थे। स्टोमा की जो आपके कलर होते हैं, अगर वहां पे पिंक कलर आ रहा है, रेड कलर, ब्राइट रेड कलर या पिंक कलर आ रहा है तो वो नॉर्मल सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है। अगर पेल पिंक कलर आ रहा है, पेल पर्पल कलर आ रहा है, पेल पिंक नॉट पर्पल, पेल पिंक कलर आ रहा है तो वो एनीमिया को इंडिकेट करता है। अगर पर्पल ब्लैक कलर दिख रहा है वहां पे तो इंडिकेट करता है कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो रहा है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो वो लास्ट क्लासेस से क्वेश्चन है। अगर डाउट रहता है, अब डाउट नहीं होना चाहिए लास्ट क्लासेस के, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन। तो यहां पर हम इरिगेशन करेंगे। ठीक है, कोलोस्टोमी इरिगेशन सुनते जाना ध्यान से। तो देखो इरिगेशन का मतलब क्या होता है आपको समझ आना चाहिए। इरिगेशन बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। इरिगेशन क्या होता है तो आपको नाम तो सुना ही होगा, ईयर इरिगेशन, निजल इरिगेशन, आई इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन, है ना, ये सब। तो वैसे ही क्या होता है, कोलोस्टोमी इरिगेशन भी होता है। ठीक है, इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं, सर्जिकल चेकलिस्ट पढ़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। सर्जिकल चेकलिस्ट, इसकी एक सेपरेट क्लास लूंगा मैं। एंड यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये तीन होते हैं, ये तीन फेजेज होती हैं। इसके अंदर पेशेंट क्या होता है, सर्जरी में जाने से पहले उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या उसके साथ प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट को किस तरीके से, एंड कौन कौन से फेजेस को गुजरना होता है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन करेंगे। एंड वहाँ तक आपको दिल्ली में क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आता है तो उसके अंडर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अलग से क्लास लेंगे, आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है सब बताऊंगा, कितने राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा वहाँ पे सिलेक्शन होने का, एंड कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब सर्जिकल चेकलिस्ट के लेंगे। तो जल्दी इसकी क्लास ले लेंगे एग्जाम से पहले पहले।
देखिएगा, शुरू कर देते हैं हम कोलोस्टम इरिगेशन बिना कुछ देरी किए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। कोलोस्टोमी नाम तो सुना ही होगा, कोलोस्टोमी तो पढ़ ही चुके हैं, इतना सब कुछ बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। इरिगेशन का नाम सुनना, इरिगेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन सिंपल सी बनती है इरिगेशन से, फ्लैशिंग, washing and cleaning the कोलोस्टोमी, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी देके रख सकता है डेफिनेशन में, पूछ लेता है तो सिंपल छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछ लेता है, उससे क्या कहते हैं? कोलोस्टोमी इरिगेशन कहते हैं। फ्लश, वाश, क्लीन एक ही टर्म होता है, किसके लिए? कोलोस्टोमी के लिए। मतलब कि आप कोलोस्टोमी को क्लीन कर रहे हो, फ्लश कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्टोमी इरिगेशन कहते हैं। तो सर क्यों कर रहे हैं, थोड़ा पर्पस तो समझाइए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है हमारे को? क्या वहां पे पेरिस्टालसिस एब्सेंट है, ऐसी कोई कंडीशन हो रही है जिसकी वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो गया है, जो आप पेशेंट के लिए इरिगेशन कर रहे हो, अब तो कोलोस्टोमी भी कर दिए, क्या वजह हो सकती है? तो देखिएगा, ध्यान से सुनना। वजह ये हो सकती है कि आप वहां पे कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, पेशेंट ने कोई ऐसा फूड सब्सटेंस इंटेक कर लिया है जो पेशेंट के इंटेस्टाइन को जाके इरिटेट कर रहा हो, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस बढ़ते हैं, पेशेंट के अंदर डायरिया देखने को मिल सकता है। या ऐसा कोई सब्सटेंस खा लिया हो जो पर्सन की बॉडी ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, इनडाइजेशन हो रहा हो, या फिर ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे वहाँ पे पेशेंट के अंदर स्टूल निकालना चाहते हो, म्यूकस कलेक्ट हो गया है, पेशेंट के अंदर गैस फॉर्मेशन होने लगी है, इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो? कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हो। तो समझ आ गया होगा, यही हमारे पर्पज होते हैं। तो देखिएगा, लिखते हैं इन सब चीज़ों को। टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इन्फेक्शन से बचाते हैं आप, ठीक है? ठीक है, और क्या कर सकते हो? टू रिमूव इरिटेंट फूड एंड इनडाइजेस्ट सब्सटेंस, ठीक है? और क्या हो सकता है वहां पे? टू रिमूव स्टूल, फ्लैटस एंड म्यूकस, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पर्पज होते हैं इस दौरान, कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान जब आप पेशेंट के अंदर करते हो तो आपको क्या करना होता है? ऐसी कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को क्या करते हो? कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हो। सर आप ये सब कर रहे हो, इसके पीछे वजह ये थी, पर्पस थे, तो करते कैसे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, एंड इसके साथ जो क्वेश्चन बनते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो देखो, ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आप लिख लीजिएगा, ये मैं हटा रहा हूँ। अब हम शुरू करते हैं, इसको करते कैसे हैं, ठीक है? तो प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो प्रोसीजर के अंदर आपको सबसे पहले तो क्या क्या चाहिए? आपको ऐसी ऐसी चीजें जिनके अंदर आप प्रोसीजर के अंदर ड्यूरिंग आपको प्रोसीजर काम में आने वाली हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, प्रोसीजर के दौरान क्या क्या काम में आती है। आपको सॉल्यूशन चाहिए, एक तो सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन आर यूज्ड इन कोलोस्टोमी इरिगेशन? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन तो ऐसा है जो हर कहीं पे काम में आता है। बताता हूँ आपको, देखो नॉर्मल सलाइन कहाँ कहाँ पे काम में आता है। तो नॉर्मल सलाइन होता है वो आपका कोलोस्टोमी इरिगेशन में काम में आता है। नॉर्मल सलाइन होता है वो आई इरिगेशन में भी काम में आता है। नॉर्मल सलाइन होता है वो आपके लिए ईयर इरिगेशन में भी काम में आता है, ठीक है? और नॉर्मल सलाइन होता है वो ब्लैडर इरिगेशन में भी काम में आता है, ब्लैडर इरिगेशन में भी काम में आता है। एंड नॉर्मल सलाइन होता है वो वूंड इरिगेशन में भी काम में आता है, ठीक है? एंड नॉर्मल सलाइन होता है वो आपका जो नेजल का जो कैथेटर होता है, यूरिनरी कैथेटर होता है, उसको फिक्स करने में भी काम में आता है, यूरिनरी कैथेटर को भी फिक्स करने में काम में आता है, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके किससे, नॉर्मल सलाइन से हैं, ठीक है? नॉर्मल सलाइन से रिगार्डिंग है, जहाँ पे आपका ये नॉर्मल सलाइन काम में आता है। अब एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, TURP,
एक्स्ट्रा है लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट, ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट, ये आपका यहाँ पे ब्लैडर इरिगेशन आगे इसलिए बता रहा हूँ मैं। ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट मतलब कि कौन सी कंडीशन में किसके लिए करते हैं सर्जरी? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कंडीशन के अंदर आप कौन सी सर्जरी करते हो? फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। इसके अंदर क्या करते हो आप? पेशेंट के प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करते हो वहां से। एंड इस दौरान जो क्वेश्चन बनता है यह पूछता है मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन यूज ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग टीयूआरपी सर्जरी। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन यही पूछेगा, इंपॉर्टेंट तो ये है ड्यूरिंग। तो आपको क्या करना है यहां पे? ग्लिसरोल, जो ग्लिसरोल होता है वो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन आता है ड्यूरिंग। क्वेश्चन जहां पे वर्ड बदला वहां पे आंसर बदल गया, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन यूज आफ्टर टीयूआरपी सर्जरी? तो आप क्या करोगे? नॉर्मल सलाइन, ठीक है। अगर इस दौरान पेशेंट के अंदर वहां पे ड्रिबलिंग यूरिन हो रही है, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? तो नोटिफाई द डॉक्टर, नोटिफाई द डॉक्टर। ओके, हम पढ़ेंगे ये ब्लडर इरिगेशन, कंटिन्यू ब्लडर इरिगेशन कैसे करते हैं, जिसके अंदर 3 वे ल्यूमन कैथेटर यूज किया जाता है। ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो अच्छा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या? सॉल्यूशन के बारे में। कहीं से कहीं नहीं जाना है, हम ट्रैक पे ही रहते हैं। ये सब चीजें एक्स्ट्रा है। आइए शुरू करते हैं। क्या? सॉल्यूशन किसके अंदर? कोलोस्टोमी इरिगेशन के अंदर सॉल्यूशन यूज कौन कौन से होते हैं? तो क्या पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहली बात तो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, ओके, जिसके अंदर सबसे पहला आता है सॉल्यूशन आता है। तो देखिएगा सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन जो सॉल्यूशन यूज होता है नॉर्मल सलाइन, ठीक है। नॉर्मल सलाइन यहाँ पे यूज करते हैं। एंड सर अमाउंट कितना होगा? अमाउंट आपको लिखना है 500 से 1000 ml यूज करना है। कितने बॉडी टेम्परेचर पे यूज करना है सर? तो आप कीजिएगा 37.8 टू 40.6 डिग्री सेल्सियस। 37.8 टू 40.6 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेम्परेचर। ये अगर ये भी ना दे रखा हो ऑप्शन में तो ये तो देके रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर पे लगाते हो। हाँ, फारेनहाइट में पूछे तो आप करना इसको कन्वर्ट कर लेना, एवरेज बता रहा हूँ 100 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। ये भी ना दे रखा हो बॉडी टेम्परेचर के अंदर तो आपको करना है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। ये आपको क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको करना है, ओके। तो ये इतना हो चुका है, आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है। सर पोजीशन कौन सी यूज करेंगे? तो पोजीशन आपको जो यूज करनी है, देखो आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज जो पोजीशन यूज करते हो आप सिटिंग, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, पेशेंट है, हाथ में बोतल लेके बैठे हैं भाई साहब एंड वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो क्या सिटिंग पोजीशन है? तो सिटिंग पोजीशन कौन सी? सिटिंग पोजीशन या फिर फाउलर पोजीशन, ठीक है। तो देखो 2 पोजीशन लिखी है मैंने, सिटिंग पोजीशन, फाउलर पोजीशन। दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर आफ्टर 7 डेज तो आपने क्या कर दी, ये वाली दे रहे हो। अगर पेशेंट बैठने में कैपेबल है तो आपको सिटिंग पोजीशन देनी है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अगर पेशेंट बैठ नहीं पाते तो फाउलर देना। लेस देन 7 डेज जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, लेस देन 7 डेज जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेस देन 7 डेज कीजिएगा फाउलर पोजीशन में, ठीक है। ध्यान है सभी को यहाँ तक, ओके। फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन, लो फाउलर पोजीशन, पोजीशन का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इमेज वेज देख लीजिएगा, बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एंड जो कैनुला होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ लेना, ओके। तो देखो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? सर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का नाम तो सुना ही होगा सभी ने, कोरोना चल रहा है, इस पर बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन,
स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आपको यहाँ पे मतलब क्या क्या यूज करना है, तो लिखिएगा। सबसे पहले आता है ग्लव्स, देन आता है गोगल्स, देन गोगल्स के बाद में आता है आपका मास्क। ठीक है, तो ये 3 स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करते हो आप जब कोलोस्टोम इरिगेशन यूज करते हो, कोलोस्टोम इरिगेशन करते हो। क्यों करते हो? अगर मान लीजिए आपने यूज नहीं किया तो ग्लव्स से मतलब यहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन दे सकते हो, या खुद वहां से वहां पे गिफ्ट के अंदर इन्फेक्शन ले लोगे। गोगल्स यूज नहीं किए, पेशेंट के बावल के अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, आ सकता है आपके मुंह पे, यूज कर लेना। मास्क भी तभी तो यूज कर रहे हो क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट आपके मुंह पे आ गया, तो आप समझ सकते हो हालत क्या होगी आपकी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं। सर क्या करें प्रोसीजर? ठीक है सर, ये सब हमें आता है, हम बिल्कुल अच्छे समझ आता है, हमने काम किया हॉस्पिटल के अंदर, ये सब हमने कर रखा है। आप तो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताओ करना कैसे है। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ओके, कर दिया हमने। देन आपको हैंड वॉश करने हैं, सबसे बड़ी बात है हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉशिंग सर हमने कर ली, कौन सी करोगे तो मुझे ये तो बताओ। हैंड वॉशिंग जो आपको यहाँ पे करनी है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है, नॉट मेडिकल हैंड वॉशिंग। मैंने बताया था हैंड वॉशिंग क्लास में, जब भी बॉडी में इंसर्ट करोगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग, बॉडी के अपर साइड में हो, बाहर हो, मेडिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आ चुका है। सर सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर ले, ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ड्यूरिंग प्रोसीजर। एसेप्टिक टेक्निक का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या कंटामिनेशन, तो इसे ही क्या कहते हैं, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है पूरे प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, अदरवाइज कुछ तो करोगे नहीं, लेकिन उसके गिफ्ट में उसको क्या दे के आओगे आप, इन्फेक्शन दे के आओगे। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना नोट लगा के सभी, कि जब आपको क्या करना है, कोलोस्टोमी जो इरिगेशन करते हैं वैसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखा जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप पेशेंट के अंदर कोलोस्टोमी इरिगेशन जितना हो सकता है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पर्सन के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कोज करवा देता है। अगर नेसेसरी है तो आप दिन में एक बार कोलोस्टोमी इरिगेशन कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है कि किसी पेशेंट ने खाना खाया है तो उसके कितनी देर बाद नर्स वो कोलोस्टोमी इरिगेशन करेगी। आपको राइट आंसर करना है एवरी 4 आवर्सली, मतलब खाना खाने के 4 घंटे बाद आप कोलोस्टोमी इरिगेशन कर सकते हो। ये आपकी क्या रहेगी, खाना खाने के बाद वाली प्रायोरिटी रहेगी। तो आप क्या लिखना है वो लिख लीजिए, लैंग्वेज लिख लीजिए, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड कोलोस्टोमी इरिगेशन, as far as possible avoid colostomy irrigation because it may cause fluid and electrolyte imbalance, because it may cause fluid and electrolyte imbalance। और सेकंड लाइन लिखना, सेकंड नोट, if necessary once in a day, if necessary once in a day। एंड थर्ड लिखना आफ्टर ईटिंग फूड एवरी 4 आवर्सली, आफ्टर टेकिंग या ईटिंग फूड एवरी 4 आवर्सली। ये आप लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाया तो वीडियो को पॉज करके बैक साइड करके फिर से लिख लेना क्लास के बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आप भी रेडी हो, आपके साथ पेशेंट रेडी है। और ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे भाई साहब, जो पेशेंट है उनको आप क्या करोगे, पेशेंट को मतलब प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रखा है तो आपके पास क्या है, अब आपके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे डालोगे, आपके पास वहां पे कैसे आप रेडी करोगे, तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड चढ़ाने से पहले उसकी एयर निकालते हो, तो एयर रिमूव कर देना सबसे पहले तो। एंड एयर रिमूव करने के बाद जो अब आपका जो यहाँ पे स्टैंड होगा गाइस, यहाँ पे जो स्टैंड होगा, जो स्टैंड की जो हाइट देखो, जो कैथेटर पहले ध्यान रखना, जो स्टैंड की जो हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ स्टैंड, सही नहीं लिखा क्या, अच्छा ये लीजिए, हाइट ऑफ स्टैंड कितनी, आपको क्या करना है 12 से 18 इंच। फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्टार लगाया तो 18 इंच। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने इमेज है, उसको कैसे पहचानना आपको मैं अभी बताऊंगा। इसको मैं हटा देता हूं, देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूं आपको। 18 इंच का कहाँ रोल है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख ही लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू
1 किलो के अंदर कितने पाउंड होते हैं? 2.2 पाउंड होते हैं, या फिर लिख दीजिएगा LBS, ठीक है। एंड 1 फ्रेंच इज इक्वल टू, तो आपको लिखना है 1 फ्रेंच में कितना होता है? 0.33 mm। सर और क्या होता है? 1 mm Hg इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है? 1.33 सेंटीमीटर H2। क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मान लीजिए कोई डाटा है वो इस रेंज में दे रखा है, तो आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लिख लीजिएगा अलग से, ओके। 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml, ये भी लिखो। 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml। 1 pint इज इक्वल टू 500 ml, ओके। तो ये लिखना आप सभी, है ना, इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आएंगे अपने चैप्टर के अंदर वैसे वैसे पढ़ लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको जो इवाक्वेंट एनीमा होता है, अब ऐसे बोलता हूँ वर्बली, जो इवाक्वेंट एनीमा होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 18 इंच होती है। रिटेंशन एनीमा की कितनी हाइट होती है आईवी स्टैंड की? 8 इंच पे। सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हो, अब आपके सामने है। एंड आईवी फ्लूइड जितने भी चढ़ाते हैं पेशेंट को, उनकी जो हाइट होती है आईवी स्टैंड की 18 इंच होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हाइट ऑफ स्टैंड 18 इंच होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हाइट ऑफ स्टैंड देखी जाती है, ठीक है। तो 4 बताइए मैंने, चारों इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। हाइट ऑफ स्टैंड भी आपने चूज कर ली है। सर अब क्या क्या करना है? तो ऊपर से हटाता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेना बाकी। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके पास कैथेटर है, जो कैथेटर है उसको कितना लुब्रिकेट करना है? आपने जो कैथेटर लिया है, जो आपके पास ट्यूब है, ठीक है, आईवी ट्यूब है, तो कैथेटर है, उसको आपको लुब्रिकेट, सबसे पहले तो लुब्रिकेट करना है डालने से पहले। लुब्रिकेट विथ 2% जाइलोकेन जेली। ये जाइलोकेन जेली क्या करती है? ये जाइलोकेन जेली एज ए लोकल एनेस्थीसिया वर्क करती है वहां पे, एंड कैथेटर को सॉफ्ट कर देती है, लुब्रिकेट कर देती है, ताकि पेशेंट को इरिटेट ना हो जब वो वहां से जाएगा। क्योंकि स्टोमा है तो वहां पे नर्व फाइंडिंग तो प्रेजेंट है, पेशेंट को इरिटेट होगा, इरिटेशन होगी तो वहां पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज, डायरिया की कंडीशन डेवलप कर सकते हो। देन आप कैथेटर को कितना इंसर्ट कर सकते हो? तो 3 to 4 इंच, ठीक है। इंसर्ट द कैथेटर, insert catheter 3 to 4 inch एंड नॉट, ये लिखिएगा इंपॉर्टेंट है कभी भी, नॉट मोर देन 4 इंच, अदरवाइज इट मे कॉज इंजुरी। कॉम्प्लिकेशन तो करवा दिया आपने, हाँ, करने कुछ और गए थे बेचारे को, दे कुछ हो रहा है, इंजुरी कर दी है बेचारे को। तो ये मत करना, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ओके। अब क्या रहता है आपका यहां से? तो देखो हाइट ऑफ स्टैंड हो चुका है। अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हाइट ऑफ स्टैंड फिक्स कर दिया आपने, अब पेशेंट को क्या जाएगा? फ्लूइड जाएगा। फिर से सुनिएगा प्रोसीजर पूरा, एक स्टोरी के जैसे सुनिएगा। आपके पास पेशेंट आता है, कोलोस्टोम इरिगेशन के लिए आपके पास अवेलेबल है, जस्ट आपने सर्जरी की कोलोस्टोम इरिगेशन करना चाहते हो, तो क्या करोगे? पेशेंट के लिए आप सबसे पूरा आर्टिकल्स आपके पास रेडी होंगे, एसेप्टिक टेक्निक यूज करोगे, आप हैंड वॉशिंग करके रेडी हो। आपके पास आईवी स्टैंड पे फ्लूइड लटका हुआ है 500 से 1000 ml। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका कोलोस्टोम इरिगेशन ही है? तो जो देखो कोलोस्टोम इरिगेशन ये, इसको हटा रहा हूं मैं, लिख लिया होगा अब तक तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? कंफ्यूज भी तो हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो कैथेटर ये ऐसा कुछ आ रहा है, वहां से फ्लूइड ऐसे निकल के, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, ओके। तो देखो ये जो कैथेटर का जो आगे वाला मुंह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हाँ, इस तरीके से देख लो आप, एंड ये इस तरीके से इसमें आके जुड़ रहा है ना। तो ये किस में जाता है? पेशेंट के स्टोमा के अंदर एंटर करता है ये वाला पार्ट। तो यही आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि पेशेंट में क्या कर रहे हो? कोलोस्टोम इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, ओके। तो ये आपको समझ आ गया, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
मान लीजिए ओके रेडी है पेशेंट को, आपने क्या कर दिया, कैथेटर इंसर्ट कर दिया, कितना 3 to 4 इंच कैथेटर इंसर्ट कर दिया। कैथेटर इंसर्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखना, उसकी एयर जरूर निकाल लेना, कैथेटर डालो, अब वहां से फ्लूइड को ट्रेवल करना शुरू करो, फ्लूइड आएगा, फ्लूइड को कितनी देर में डालना आपको, 20 मिनट के अंदर लिखना है इसको, फ्लूइड को विद इन 20 मिनट के अंदर एम्प्टी करना है। इफ ड्यूरिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन पेशेंट फील एब्डोमिनल क्रैम्प, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, तो तुम्हें क्या करना है, वहां पे डिक्रीज द हाइट ऑफ कैन या फिर क्लैंप द कैथेटर या फिर क्लैंप द ट्यूब। तो क्या करना है आपको, इफ फ्लूइड इंट्रोड्यूस रैपिडली इट मे कॉज एब्डोमिनल क्रैम्प। तो देखो मैं लिखता हूं ये लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं। इफ अगर आपने क्या किया, फ्लूइड को जल्दी है नर्स को जाने की घर पे, उसने जल्दी से कोलोस्टोम इरिगेशन कर दी, इफ फ्लूइड रैपिडली, if fluid is introduced rapidly, if fluid is introduced या फिर administer, if fluid introduced rapidly, it may cause abdominal, ये इंपॉर्टेंट है लाइन ध्यान रखना, abdominal क्रैम्प, पेशेंट को abdominal क्रैम्प हो रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन पेशेंट फील एब्डोमिनल क्रैम्प, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज द हाइट ऑफ कैन, अदरवाइज clamp the tube, ठीक है, clamp the tube, ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, आज ही क्लास की 5 स्टार लाइन है ये, ठीक है, 5 स्टार लाइन है। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प आ रहे हैं ड्यूरिंग कोलोस्टोम इरिगेशन, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो फ्लूइड का फ्लो कम कर दो, रैपिड आरओ से तो आ रहे हैं, या तो फ्लूइड का फ्लो कम कर दो, रिड्यूस कर दो, या फिर क्लैंप कर दो। तो देखो एक क्वेश्चन बनता है, अगर एनीमा किसी पेशेंट में दे रहे हो, उस दौरान पेशेंट एब्डोमिनल क्रैम्प फील कर रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, सीधा करना है स्टॉप द प्रोसीजर को स्टॉप करना है आपको, और कुछ नहीं करना है वहां पे, डिक्रीज हाइट मत करना, ये भी मिलेगा, डिक्रीज हाइट ऑफ कैन, नो, आपको क्या करना है, स्टॉप द प्रोसीजर, ठीक है। तो देखिएगा ये ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी को, लिख लीजिएगा सब चीजें। तो देखो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट आपके इसके अंदर आता है, पेशेंट के आपने 20 मिनट्स के अंदर आपने क्या कर दिया, पूरा फ्लूइड ड्रेन कर दिया, पेशेंट पूरा फ्लूइड आ चुका है उसके बॉडी कैविटी में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्लूइड रखना है, पूरा नहीं डालना है, एयर ना जानी चाहिए उसके अंदर, फ्लूइड वहां पे रह चुका है, थोड़ा सा रख लेना वहां पे, देन आपको उसको क्या करना, क्लैंप कर देना है। अब आप वेट करो पेशेंट की बॉडी से ड्रेन होने का, क्योंकि वहां पे गया है तो बाहर भी आएगा, ऐसा तो नहीं वहीं पे छोड़ना है। तो आपको क्या करना, जैसे फ्लूइड ड्रेन आ गया तो क्या करो, वहां पे कोलोस्टोमी बैग को फिर से पेशेंट के टाई कर दो, एंड पेशेंट को पूरी एसेप्टिक टेक्निक यूज करना, वहां पे ड्रेसिंग वगैरह करके कोलोस्टोमी बैग लगा के पेशेंट को घर भेज दो। अब इस दौरान कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तो देखिएगा कॉम्प्लिकेशन लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन ये पूछता है, तो कॉम्प्लिकेशन आपको मैं समझाऊंगा, रटना नहीं पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन क्या करना है आपको। तो कॉम्प्लिकेशन देखिएगा, लिखिए कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन, तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लिख लीजिएगा सभी, इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देन सेकंड पॉइंट लिखना, इंजुरी भी हो सकती है, जिनको समझ आ, जिन्होंने पूरी क्लास को कंसंट्रेट करके सुना है, समझ आ रहा होगा तीनों कॉम्प्लिकेशन। एंड और क्या कर सकते हो, इन्फेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं सुना तो मैं सुना दूंगा अभी, ठीक है। कैसे होगा, तो देखो कैसे कैसे हो सकता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप पेशेंट के अंदर बार बार इरिगेशन करोगे ड्यू टू अर्ली इरिगेशन, लिख लो, ये तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कि एक नर्स है जो बार बार पेशेंट के अंदर इरिगेशन कर रही है, क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस।
अगर आपने मोर देन 4 इंच कैथेटर इंसर्ट कर दिया, पेशेंट में इंजरी हो सकती है क्या? हो सकती है इंजरी, ठीक है। परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, शॉक, सुना होगा नाम तो। इन्फेक्शन, अगर आपने एसेप्टिक, इम्प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज की है, इम्प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज की है, तो क्या हो सकता है वहां पे? पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कुछ हो सकता है। और यही तो पढ़ा था हमने कल कोलोस्टोमी के अंदर कि इफ पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, यूनिवर्सल पॉइंट बताता हूं, ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पे इन्फेक्शन देखने को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, आपको क्या करना है? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। ये आपको क्या करना है कॉम्प्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या? कंप्लीट हो चुका है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड क्लासेस को इसी तरीके से लाइक एंड शेयर, काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो रहा है आपकी तरफ से। एंड इसी तरह से आपके लिए बेस्ट क्लासेज एंड बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एंड हो सका तो दीपावली बाद के अंदर डिजिटल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको कोई डाउट्स होता है यहाँ से आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस, आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।